फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स क्लासिफिकेशन। तो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स में क्लासिफिकेशन कैसे किया गया, एक है फर्स्ट लाइन ड्रग्स, उसके बाद सेकेंड लाइन ड्रग्स। फर्स्ट लाइन में ये फेमस है, ठीक है, मतलब एज ए फार्माकोलॉजी स्टूडेंट, ठीक है, सेकेंड ईयर में तो जानना ही है। आइसोनाइजाइड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड एंड इथेम्ब्यूटेनॉल, लास्ट में स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। तो ये चार पहले इंपॉर्टेंट है, आइसोनाइजाइड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड, इथेम्ब्यूटेनॉल। तो इस लेक्चर में हम लोग इस चार के बारे में डिस्कस करेंगे, फर्स्ट लाइन ड्रग्स। उसके बाद सेकेंड लाइन में क्या है, फ्लोरोक्विनोलॉन्स, अदर ड्रग्स है और इंजेक्टेबल ड्रग्स है। फ्लोरोक्विनोलॉन्स में ऑफ्लॉक्सासिन, लेवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। अदर ओरल ड्रग्स में इथियोनामाइड, प्रोथियोनामाइड, साइक्लोसेरिन, टेरिजिडोन, पैरा अमीनोसैलिसिलिक एसिड, रिफाब्यूटिन, रिफापेंटिन। और इंजेक्टेबल ड्रग्स में कानियामाइसिन, अमाइकाइसिन एंड कैप्रियोमाइसिन, ठीक है। तो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, दिस डिटेल में जाते हैं। ड्रग्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। आइसोनाइजाइड, आइसोनाइजाइड क्या है, आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड, INH शॉर्ट फॉर्म है इसका, राइट। तो आइसोनाइजाइड इज ए हाईली इफेक्टिव एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट. It is orally effective, cheapest, and has tuberculocidal activity. It is active against both intracellular and extracellular bacilli. ठीक है, तो जो बैसिलाई सेल के अंदर घुस गया है उसके अगेंस्ट भी ये अच्छे से काम करता है, और जो बैसिलाई बाहर है सेल के वो उसके अगेंस्ट भी अच्छे से काम कर सकता है. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, आइसोनाइजाइड इनहिबिट्स बायोसिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड. ये इंपॉर्टेंट है, जो माइकोलिक एसिड है ना ये रहता है एसिड फास्ट बैक्टीरिया में. एंड ट्यूबरकुलोसिस क्या है, एक एसिड फास्ट बैक्टीरिया है. एसिड फास्ट मतलब जो ये माइकोलिक एसिड है ये क्या करता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर है, किसके लिए, माइकोबैक्टीरियम के लिए, ठीक है. तो एक लाइक वैक्सी हाइड्रोफोबिक बैरियर बना देता है, ठीक है. एंड जिसकी वजह से एंटीबायोटिक जो है वो ठीक से काम नहीं कर पाता है इन ऑर्गेनिज्म्स के ऊपर. एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट की प्रॉपर्टीज भी माइकोलिक एसिड की वजह से होता है. और क्या करता है जो माइकोलिक एसिड है ये रेजिस्टेंस टू केमिकल डैमेज, ठीक है. तो ये प्रोटेक्ट करता है, कोई भी केमिकल डैमेज से प्रोटेक्ट करता है. उसके बाद पैथोजेनिसिटी भी करता है, ठीक है. इम्यून जो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम है उन इम्यून सिस्टम से बचने के लिए माइकोलिक एसिड काम आता है. और क्रॉनिक इन्फेक्शन वगैरह तो करता ही है. और उसके बाद अगर हम बात करें एसिड फास्टनेस के बारे में, एसिड फास्टनेस का मतलब क्या है, जो माइकोलिक एसिड है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर दिस कैरेक्टरिस्टिक स्टेनिंग जिसको बोला जाता है एसिड फास्ट. जो वैक्सीन नेचर है उस सेल का वो प्रिवेंट करता है डीकलराइजेशन बाय एसिड अल्कोहल. सो इट इज़ द अबिलिटी ऑफ द बैक्टीरिया टू रिटेन द प्राइमरी स्टेन, ठीक है. जो कार्बल फिशन हम लोग स्टेन करते हैं तो इसका जो एबिलिटी है टू रिटेन दैट कार्बल फिशन रेड कलर का होता है, मतलब कितना ही रिटेन कर सकता है, ठीक है. इसको बोला जाता है एसिड फास्टनेस, ठीक है. तो ये हो गया माइकोलिक एसिड के बारे में. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए. तो आइसोनाइजर क्या करता है, इसी माइकोलिक एसिड की बायोसिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है, which are essential constituent of the mycobacterial cell wall. It also inhibits the folate reductase. फोलेट चाहिए होता है डीएनए सिंथेसिस के लिए. जब भी कोई एक सेल डिवीजन पे जाएगा तो उसको डीएनए सिंथेसिस करना पड़ेगा एंड जिसके लिए उसको चाहिए फोलेट, ठीक है. तो फोलेट रिडक्टेस को भी इनहिबिट कर देगा जिससे डीएनए सिंथेसिस रुक जाएगा, ठीक है. तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहाँ पे देखो, आइसोनाइजाइड एक प्रोड्रग है, बैक्टीरिया के अंदर जाता है, अंदर जाके कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है. कन्वर्ट्स टू रिएक्टिव फॉर्म बाय कैटालेस पेरोक्सिडेस. तो इस एंजाइम इसको कन्वर्ट कर देगा एक्टिव फॉर्म में. रिएक्टिव फॉर्म बाइंड्स टू द NAD टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स, ठीक है. इनहिबिट्स द एंजाइम KASA एंड INHA involved in synthesis of the mycolic acid component of the mycobacterial cell wall, death of the tuberculosis. तो क्या हुआ यहाँ पे, माइकोलिक एसिड को सिंथेसिस करने के लिए दो एंजाइम्स चाहिए होता है, KASA एंड INHA. तो CAS A एंड INHA, ठीक है, जैसे भी याद करो. तो ये दो एंजाइम्स नेसेसरी है इस माइकोलिक एसिड को बनाने के लिए.
तो इसको इनहिबिट कर देता है। उसके ऊपर क्या है, NAD कॉम्प्लेक्स बना के, इस NAD कॉम्प्लेक्स को बनना होगा, उसके बाद ये जाके KS एंड INH को इनहिबिट करेगा, फिर माइकोलिक एसिड नहीं बनेगा। और जो प्रो ड्रग है इसको एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए कैटालिस्ट पेरोक्सिडेस, ठीक है। So isoniazid prodrug getting converted into active form by catalyst peroxidase, and then it is binding with the NAD to form a complex which will inhibit the KSA and INHA, which is involved in the formation of the mycolic acid, and then at the end there is death of the bacteria। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं क्या है फार्माकोकाइनेटिक्स। तो isoniazid is readily absorbed from the gut, distributed well all over the body, tubercular cavity and body fluids like CSF, and also crosses the placenta। तो बहुत सारी जगह पे जा रहा है, ठीक है, रेडिली ऑब्जर्व हो रहा है, पूरे बॉडी में फैल रहा है, जहाँ जहाँ पे भी ट्यूबरकुलर कैविटी वहाँ पे जा रहा है, बॉडी फ्लूइड जैसे कि CSF के अंदर भी जाता है, प्लासेंटा भी क्रॉस करता है। इट इज़ मेटाबोलाइज्ड बाय एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन से मेटाबोलाइज होता है, एंड मेटाबोलाइट्स आर एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। The rate of acetylation of the INH is under genetic control, resulting in either rapid or slow acetylators। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, द रेट ऑफ एसिटाइलेशन ऑफ द isoniazid इज अंडर जेनेटिक कंट्रोल, रैपिड एसिलेटर, स्लो। तो यहाँ पे क्या है, देखो जो पॉपुलेशन है ना, पॉपुलेशन में दो टाइप का दो मतलब ह्यूज पॉपुलेशन में दो टाइप के एसिटाइलेटर्स होते हैं। एक होता है स्लो एसिटाइलेटर्स, दूसरा होता है फास्ट एसिटाइलेटर्स, एंड ये डिपेंड करता है जेनेटिक्स पे, ठीक है। तो जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ लोगों में एक एंजाइम, ठीक है, एक एंजाइम जिसका नाम है एन एसिटाइल ट्रांसफेरेज 2, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है NAT2। तो ये जो एंजाइम है ये रहता है, हर किसी की बॉडी में रहता है, ठीक है। तो जो फास्ट एसिटाइलेटर्स है उनमें ज़्यादा रहता है, और जो स्लो एसिटाइलेटर्स उनमें कम रहता है, ठीक है, या फिर ना के बराबर रहता है। तो फास्ट एसिलेटर्स अगर होगा तो ये जो आइसोनाइज़र हम लोग दे रहे हैं बाहर से, इसको जल्दी जल्दी मेटाबोलाइज करके जल्दी जल्दी यूरिन से निकाल देगा। इसका मतलब उसके जो ब्लड में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होगा, और जो स्लो एसिटाइलेटर्स है उनमें यही प्रोसेस धीरे होगा, ठीक है, क्योंकि इनमें वो एंजाइम है नहीं। कौन सा एंजाइम, एन एसिटाइल ट्रांसफेरेज 2, जिसकी वजह से उनके बॉडी के अंदर जो ड्रग्स का मात्रा है, जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, टॉक्सिसिटी हो सकता है, ठीक है। तो किसी में टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है, किसी में जो थेराप्यूटिक लेवल ऑफ ड्रग चाहिए, जो डोज चाहिए वो कम हो सकता है, ठीक है। तो ये था फास्ट एसिलेटर्स एंड स्लो एसिलेटर्स के बारे में थोड़ा सा। यूजेस, आइसोनाइज़र इज फर्स्ट लाइन ड्रग ऑफ द TB, इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द कीमोप्रोफाइलैक्सिस ऑफ द TB, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट्स में क्या है, हेपाटोटॉक्सिसिटी, द रिस्क ऑफ हेपाटिक डैमेज इज मोर इन क्रॉनिक एल्कोहलिक्स। हाँ तो ऑब्वियस सी चीज़ है ना, एक तो तुम ऊपर से अल्कोहल पी रहे हो जिससे तुम्हारा लिवर ऑलरेडी चिल्ला चिल्ला के मर रहा है, उसके ऊपर तुम अगर ये सब ड्रग्स दोगे जो कि हेवीली लिवर ओरिएंटेड है फॉर इट्स एक्सक्रिएशन, तो प्रॉब्लम होगा ही। द रिस्क ऑफ हेपेटिक डैमेज इज मोर इन क्रॉनिक अल्कोहलिक्स, एल्डरली पेशेंट्स आर रैपिड एसिटाइलेटर्स, ठीक है। इट इज़ रिवर्सिबल, तो जो एल्डरली पेशेंट्स है वो रैपिड एसिटाइलेटर्स में आ जाते हैं। इट इज़ रिवर्सिबल ऑन स्टॉपेज ऑफ द ड्रग। Patient receiving INH should be monitored for symptoms like anorexia, nausea, vomiting and jaundice। एनोरेक्सिया मतलब भूख नहीं लगना, ठीक है। फिर आ जाते हैं पेरिफेरल न्यूराइटिस, इट इज़ अ डोज रिलेटेड टॉक्सिसिटी। आइसोनाइज़ाइड इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू पायरिडॉक्सिन, हेंस आइसोनाइज़ाइड इज कॉम्पिटिटिवली इंटरफेयर्स विद द यूटिलाइजेशन ऑफ द पायरिडॉक्सिन। तो ये यहाँ पे किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, यहाँ पे वो बात कर रहा है विटामिन B6 के बारे में। पायरिडॉक्सिन क्या है, विटामिन B6। तो अगर विटामिन B6 कम होगा तो पेरिफेरल न्यूराइटिस होगा, एंड ये जो है वो दैट इज़ मोर कॉमन इन स्लो एसिटाइलेटर्स। पायरिडॉक्सिन 10 mg per day is generally given along with the isoniazid to reduce the risk of the peripheral neuritis. In alcoholics, diabetic patients, children, and HIV positive patients receiving anti-tubercular therapy, it is also used for the treatment of the INH-induced peripheral neuritis. Okay. And then other side effects है fever, skin rash, arthralgia, anemia, GI disturbance, psychosis and convulsions. Rarely, isoniazid inhibits the metabolism of the phenytoin, carbamazepine, warfarin and increases the plasma level of these drugs. तो एडवर्स इफेक्ट्स में क्या जा रहा है, पहले तो हेपाटोटॉक्सिसिटी किन में ज़्यादा है, जो अल्कोहल लेते हैं, और जो एल्डरली पेशेंट्स है वो रैपिड एसिटाइलेटर्स है, ठीक है। एंड पेशेंट्स ये सब जनरल सिम्टम्स, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, जॉन्डिस, ये हो गया।
पेरिफेरल न्यूराइटिस के बारे में क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो आयनएच है वो विटामिन B6 के लेवल को कम कर देता है, जो कि है पायरोडक्सिन। एंड पायरोडक्सिन अगर कम होगा तो पेरिफेरल न्यूराइटिस होगा, जिसकी वजह से वो क्या बोल रहा है कि पायरोडक्सिन 10 मिलीग्राम पर डे इज जनरली गिवन along with the INH to reduce the risk of the peripheral neuritis। किन में? अल्कोहलिक्स, डायबिटिक पेशेंट, चिल्ड्रन, HIV पॉजिटिव, इन लोगों में। ऑल्सो इट इज ऑल्सो गिवन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द INH इंड्यूस्ड पेरिफेरल न्यूराइटिस। अगर INH के ही वजह से पेरिफेरल न्यूराइटिस हो रहा है तो उसके लिए अलग से 100 मिलीग्राम पर डे सप्लीमेंट दिया जाता है विटामिन B6 का। डन। देन अदर साइड इफेक्ट्स जैसे कि फीवर, स्किन रैश, आर्थरालजी, एनीमिया, GI डिस्टर्बेंसेस, साइकोसिस एंड कन्वर्शंस रेयरली। एंड आइसोनाइजल ऑल्सो इनहिबिट्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ फेनिटोइन, कार्बामेजिपम, वारफारिन। तो इन सब की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी होगा। तो ये था आइसोनाइजाइड के बारे में, ठीक है, ड्रग्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट हम देखते हैं रिफाम्पिसिन के बारे में, ठीक है। जो रिफाम्पिन है इज डेरिवेटिव ऑफ रिफामाइसिन। रिफामाइसिन का डेरिवेटिव रिफाम्पिन है एंड इज फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। इट रैपिडली किल्स इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर बैसिले। वो भी करता था कौन? आइसोनाइजाइड। स्पर्टर्स क्या है? जो टीबी है वो क्या करता है? केशियस नेक्रोसिस करता है। कहाँ पे? लंग्स वगैरह पे, ठीक है। ग्रैनुलम फॉर्मेशन होता है, फिर अंदर चीज़ लाइक मटेरियल होता है जिसको बोला जाता है केशियस नेक्रोसिस। तो उसके अंदर वो जो चिपचिपा मतलब जो चीज़ लाइक मटेरियल है उसके अंदर के बैक्टीरियाज को भी मार देता है। तो एक MCQ बन सकता है अच्छा सा कि विच इज़ दैट एंटीबायोटिक दैट kills the bacilli in the spores, including the spores. So that is rifampin. It acts on all type of bacillary subpopulation. It is a sterilizing agent. ये भी MCQ बन सकता है कि it is a sterilizing agent. Mechanism of action. Rifampin binds to bacterial DNA dependent RNA polymerase. हाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो रिफाम्पिन है ये कहाँ पे बाइंड कर रहा है? एक एंजाइम पे, बैक्टीरियल DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज पे। और जो आइसोनाइजाइड था वो कहाँ पे एक्ट कर रहा था? माइकोलिक एसिड को बनने रोक रहा था, ठीक है। INH और KS ये था एंजाइम्स, उनको इनहिबिट कर रहा था, राइट। एंड इनहिबिट्स द RNA सिंथेसिस। यहाँ पे वो RNA सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहा है। इट हैज़ बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट अगेंस्ट द माइकोबैक्टीरिया और in meningitis, influenza, staphylococcus aureus, E. coli, pseudomonas, etc. Pharmacokinetics, it is generally given orally. It is given orally and is rapidly absorbed from the GI tract, but presence of food reduces its absorption. It is distributed widely throughout the body and gets metabolized in the liver. The active deacylated form is excreted in the bile and undergoes enterohepatic recycling. The rest of the drug is excreted in the urine. तो एक ऐसा ड्रग का एग्जाम्पल है जो कि एंटरहेपेटिक रिसाइकलिंग में जाता है, ठीक है, और ये बाइल में क्रिएट होता है। देन यूजेस क्या है? टीबी का यूज, एक तो है टीबी। रिफाम्पिन इज यूज्ड अलोंग विद द आइसोनाइजाइड एंड अदर एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द टीबी। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द कीमोप्रोफिलैक्सिस ऑफ द टीबी। सेम चीज़ जो कि वहाँ पे भी था, आइसोनाइजाइड। फिर लेप्रोसी में भी काम आता है। प्रोफिलैक्सिस ऑफ द मेनिंगोकोकल, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, यहाँ पे इसने दिया है ना ऑलरेडी, एंड मेनिंजाइटिस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये सब के अगेंस्ट भी काम आता है, ठीक है। जो रिफाम्पिन है reaches high concentration in the nasopharynx and eradicates the carrier state of the meningococci। meningococci क्या करता है? बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस करता है। हाई कॉन्सेंट्रेशन इन द नेजोफेरिंग्स एंड एरेडिकेट द कैरियर स्टेट को एरेडिकेट कर देता है। एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन, इट इज गिवन ओरली 600 मिलीग्राम एवरी 12 आवर्स फॉर 4 डोज इन अडल्ट। नहीं चाहिए सब। रिफाम्पिन इज यूज विथ डॉक्सीसाइक्लिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द ब्रुसेलोसिस। ब्रुसेलोसिस को भी ठीक कर देता है। किसके साथ? डॉक्सीसाइक्लिन के साथ। अकेला नहीं होता है, डॉक्सीसाइक्लिन के साथ दे दो ब्रुसेलोसिस। रिफाम्पिन इन कॉम्बिनेशन विद बीटा लैक्टम, ठीक है, यहाँ पे बीटा लैक्टम के साथ इज यूज्ड इन द स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शन सच एज एंडोकार्डाइटिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस। इट इज़ ऑल्सो इफेक्टिव अगेंस्ट MRSA, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बोला है उसने। एक तो टीबी हो गया, कीमोप्रोफिलैक्सिस ऑफ द टीबी, लेप्रोसी, प्रोफिलैक्सिस फॉर द मेनिंगोकोकाई, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, eradicates the carrier state in the meningococci. Rifampin and doxycycline, brucellosis. Rifampin and beta-lactam antibiotics, staphylococcal. Also MRS. Rifampin, beta-lactam, staphylococcal, endocarditis, osteomyelitis, MRS. ठीक है। एडवर्स इफेक्ट्स में ड्रग इंट्रैक्शन। तो हेपेटाइटिस इज द मेन एडवर्स इफेक्ट्स। द रिस्क ऑफ द हेपेटाटॉक्सिटी इज मोर इन अल्कोहलिक, सेम बात।
फ्लू लाइक सिंड्रोम विथ फीवर, चिल्स, हेडेक, मसल एंड जॉइंट पेन। ठीक है, एक नया चीज़ है। GI डिस्टर्बेंस, स्किन रैश, इचिंग एंड फ्लशिंग। इट स्टेन्स वेरियस बॉडी फ्लूइड्स सच एज यूरिन। जो रिफाम्पिन है यूरिन को रेड बना देता है, ठीक है, ऑरेंज बना देता है। यूरिन, टीयर्स, सलाइवा, स्वेट, स्पूटम, ऑरेंज रेड विच इज़ हार्मलेस। तो स्टेन कर देता है। एक इंपॉर्टेंट है जो कि लिखना पड़ेगा एग्जाम में। रिफाम्पिन इज ए पोटेंट माइक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसर, hence reduces the plasma levels of the number of drugs such as oral contraceptive, resulting in the contraceptive failure. तो लेट्स सपोज कोई एक फीमेल है जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ले रही है एंड उसके साथ साथ रिफाम्पिन जो कि एंटी फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है वो भी ले रहा है, तो जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है थेरापेटिक फेलियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दिस इज ए पोटेंट माइक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसर। तो ऐसे एंजाइम्स को इंड्यूस कर देगा, मतलब क्या बोले, स्टार्ट कर देगा या फिर रिएक्टिव कर देगा जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है उसको मेटाबोलाइज कर देगा। अगर वो मेटाबोलाइज हो जाएगा तो उसका कोई काम होगा नहीं। तो आइदर सब्सटीट्यूट रिफाम्पिन विथ रिफाब्यूटिन, तो इसीलिए एट दिस पॉइंट जो रिफाम्पिन है इसको सब्सटीट्यूट करके रिफाब्यूटिन दिया जा सकता है, और यूज हाई डोज ऑफ द एस्ट्रोजन कंटेनिंग कॉन्ट्रासेप्टिव और अल्टरनेटिव मेथड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी यूज्ड। ठीक है, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर ताकि ना हो इसीलिए रिफाब्यूटिन में शिफ्ट किया जाता है, या फिर हाई डोज एस्ट्रोजन कंटेनिंग कॉन्ट्रासेप्टिव दिया जाता है, या फिर कोई और मेथड। ओरल एंटीकोगुलेंट्स, ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स, HIV protease inhibitors and non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors, it also induces its own metabolism। तो इन सब की मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है। ठीक है, नेक्स्ट है पायराजिनामाइड। Pyrazinamide is a synthetic analog of nicotinamide. It is active in acidic pH, effective against intracellular bacilli, has sterilizing activity। तो इसके अंदर भी स्टेरिलाइजिंग एक्टिविटी है। रिफाम्पिसिन के अंदर भी था, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो आइसोनाइजिड एंड रिफाम्पिसिन था उनमें इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर दोनों में भी काम आ रहा था, लेकिन इसमें सिर्फ इंट्रासेलुलर बैसिले पे काम आता है। इट हैज़ ट्यूबरकुलोसाइडल एक्टिविटी। पायराजिनामाइड से पायराजिनोइक एसिड में कन्वर्ट होता है और इनिबिट एंड उसके बाद इनिबिट द फैटी एसिड सिंथेसिस, इनिबिट माइकोलिक एसिड बायोसिंथेसिस। तो ये भी माइकोलिक एसिड के ऊपर काम करता है बट किसी और तरीके से। तो पायराजिनामाइड इज गेटिंग कन्वर्ट इनटू पायराजिनोइक एसिड। पायराजिनोइक एसिड जो कि एक्टिव मेटाबोलाइट है, इनिबिट्स द फैटी एसिड सिंथेसिस which inhibits the mycolic bacterial mycolic acid biosynthesis. It is given orally, absorbed well from the GI tract and distributed widely throughout the body including the CSF, just like isoniazid. It is metabolized in liver and excreted in urine. The most important adverse effects of the pyrazinamide is dose dependent hepatotoxicity. सब कुछ सिमिलर सा है ना आइसोनाइजेट के, लेकिन यहाँ पे जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट है। वहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद है क्या तुम लोगों को? ये था उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आइसोनाइजाइड का। प्रो ड्रग इनसाइड द माइकोबैक्टीरिया कन्वर्ट टू रिएक्टिव फॉर्म बाय कैटालाइज पेरोक्सीडेज, फिर वो रिएक्टिव बाइंड करता है NAD के साथ एंड देन वो इनिबिट करता है KSH एंड INH जो कि माइकोलिक एसिड को बना रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो पायराजिनामाइड है ये यहाँ पे कैसे काम कर रहा है? फैट के बायोसिंथेसिस को रोक के, है ना। पायराजोनिक एसिड जो कि इनिबिट द फैटी एसिड सिंथेसिस व्हिच इनिबिट्स द माइकोबैक्टीरियम माइकोलिक एसिड्स बायोसिंथेसिस। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ द पायराजिनामाइड इज डोज डिपेंडेंट हेपाटोटॉक्सिसिटी, वो तो हो गया। इट इम्पेयर्स द एक्सक्रीशन ऑफ द यूरिएट्स रिजल्टिंग इन द हाइपर यूरेसीमिया, एक यूरिएट के एक्सक्रीशन को हैम्पर करता है जिससे हाइपर यूरेसीमिया होता है एंड में ऑल्सो प्रेसिपिटेट एक्यूट अटैक ऑफ द गाउट। तो हाइपर यूरेसीमिया होगा, फिर क्रिस्टल्स बनने लगेगा जॉइंट्स वगैरह में। ठीक है, द अदर साइड इफेक्ट्स आर एनोरेक्सिया, नोइजिया, वो तो होगा ही। इथैम्ब्यूटोल लास्ट वाला, it is also under the first line anti-tubercular drugs. It is also effective in mycobacterium avium complex। तो सिर्फ TB के ऊपर नहीं, माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स के ऊपर भी काम आता है। इट एंटर्स द माइकोबैक्टीरियम सेल एंड इनिबिट्स द अराबिनोसेल ट्रांसफरेज। सेल वॉल को बनाने के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है। ठीक है, बहुत सारे चीज़ें जैसे कि लाइपो अराबिनो, क्या था LA लाइपो अराबिनो मनैन, ठीक है, वो भी एक होता है। सिमिलरली तो इथेम्बिटोल एंटर्स द माइकोबैक्टीरियम सेल एंड इनिबिट्स अराबिनोसेल ट्रांसफरेजेस। अभी के लिए इतना याद करना पड़ेगा कि इथेम्बिटोल अराबिनोल ट्रांसफरेज को इनिबिट करता है जो कि इनिबिट्स द सिंथेसिस ऑफ द अराबिनोगैलेक्टन कंपोनेंट ऑफ द माइकोबैक्टीरियल सेल वॉल।
Arabinoglycan helps to link the mycolic acid with peptidoglycan layer in the cell wall. ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग सेल वॉल बनाने के लिए माइकोलिक एसिड को पेप्टिडोग्लाइकन लेयर के साथ लिंक होना पड़ेगा, जिसके लिए चाहिए अराबिनोगैलेक्टोन, एंड इस अराबिनोगैलेक्टोन को बनने के लिए चाहिए अराबिनोल ट्रांसफेरेज। और ये जो इथाम्ब्यूटाइल है अराबिनोल ट्रांसफेरेज की लगा देता है। ठीक है, it is used in the combination with other anti-tubercular drugs to prevent emergence of the resistance and for faster sputum conversion. क्या? Antibiotics to prevent emergence of the resistance and for faster sputum conversion. Sputum conversion क्या है भाई? Anyways, there is no cross resistance with other anti-tubercular drugs. Patients tolerate ethambutol well and it causes less side effects. Ethambutol is well absorbed from the oral administration. It is distributed widely in the body. It is metabolized in the liver. Brain barrier को cross कर देता है in case of meningitis and is excreted in urine. Optic neuritis is the main adverse effects of the ethambutol. हाँ ना, वो कलर के बारे में कुछ था। तो optic neuritis is the main adverse effects of the ethambutol, which is characterized by the decreased visual activity and color visions, the red and green color visions. Hence, periodic examination is necessary. Eye examination is necessary when the patient is on ethambutol. तो देखो, ethambutol लेने से क्या होगा, जो कलर विजन है वो कम हो जाएगा, रेड एंड ग्रीन कलर विजन डिफेक्ट्स होगा, फिर विजुअल एक्विटी कम हो जाएगा, ऑप्टिक न्यूरिटी मतलब आँख से रिलेटेड, ठीक है, जो भी हो आँख से, ethambutol आँख से रिलेटेड, ई फॉर ethambutol, ई फॉर आई, ऐसा याद करो। एडवर्स इफेक्ट्स यानी पूछा जाता है 3 मार्कर के लिए, 5 मार्कर के लिए, जो भी। तो यंग चिल्ड्रंस में नॉट बी एबल टू रिपोर्ट विजुअल डिस्टर्बेंसेस, हेंस दे शुड बी मॉनिटर्ड फॉर ethambutol इंड्यूस्ड ऑप्थेल्मिक एडवर्स इफेक्ट्स। ठीक है, इनको मॉनिटर किया जाना चाहिए ताकि आँख में कोई डिफेक्ट हो रहा है या नहीं। हाइपरयूरेसीमिया इज ड्यू टू डिक्रीज क्लियरेंस ऑफ द यूरिएट्स। से देख लिया है हमने, जो गाउट कॉज कर सकते हैं। अदर साइड इफेक्ट्स नॉइजी वॉमिटिंग, ये तो होगा ही। ठीक है, तो हमने देख लिया, क्या देख लिया हमने, देख लिया फर्स्ट लाइन ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, आइसोनाइजाइड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड, इथाम्बुटोल। स्ट्रेप्टोमाइसिन के बारे में कभी और बात करेंगे। ठीक है, वो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, मतलब फर्स्ट लाइन ड्रग्स में तुम 5 मार्क के लिए अगर ये इतना भी लिख दोगे तो काफ़ी होगा। स्ट्रेप्टोमाइसिन के बारे में कभी और देखेंगे। सेकंड लाइन में फ्लोरोक्विनोलॉन्स, ये तो वीडियो पढ़ा है ऑलरेडी, ऑफ्लॉक्सासिन, लेवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सिफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। अदर ड्रग्स में इथियोनामाइड, पायराथिनामाइड वगैरह वगैरह। इंजेक्टेबल ड्रग्स में काइनेमाइसिन, अमाइकासिन। डन भाई डन।